हेलो स्टूडेंट्स, तो हमने हेनरी लो की क्या स्टेटमेंट है वो पढ़ ली थी। हमें पता है हेनरी लो के अकॉर्डिंग जो सोलिबिलिटी थी किसी भी गैस की लिक्विड के अंदर, उसने क्या बताया था कि किसी गैस की सोलिबिलिटी लिक्विड के अंदर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है कि उस गैस के ऊपर कितना प्रेशर है। ठीक है, मतलब क्या है, प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोलिबिलिटी। उसने बताया था ये सोलिबिलिटी ऑफ गैस। The solubility of a particular gas in a liquid is directly proportional to the pressure of the gas। ठीक है, ये हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में। अब हम इसको थोड़ा और एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे कि मॉडिफाइड स्टेटमेंट क्या है हेनरी लो की। तो यहाँ पे अब उसने ये बता देता है हेनरी लो के अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट हो गई थी, और हमने यहाँ पे ये भी बोला था कि उसने क्या बोला था कि जो मास है किसी भी गैस का जो डिज़ोल्व होगा किसी सॉल्वेंट के अंदर किसी कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा प्रेशर ऑफ द गैस के ऊपर। ठीक है, तो जो मास होगा मतलब कितना मास सोल्यूबल होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा कितना प्रेशर लगाया गया है। m इज इक्वल टू के डॉट पी, जहाँ ये जो k था वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट था, और इसका जो मैग्नीट्यूड है मतलब ये कितनी इसकी वैल्यू क्या होगी क्या नहीं होगी, ये डिपेंड करता है कि गैस कैसी है, सोलेंट का नेचर कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, और यूनिट्स क्या ले रहे हैं हम प्रेशर की। ये सब अभी हमने पिछली वीडियोस में पढ़ लिया था। अब उसके बाद की कहानी हमें समझनी है, इसके बाद क्या हुआ था। उसके बाद क्या हुआ था, डोल्टन नाम का एक साइंटिस्ट था, ठीक है, वो भी हेनरी के टाइम में ही, उसने भी इंडिपेंडेंटली ये बताया कि जो सोलिबिलिटी है किसी गैस की लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर वो डिपेंड करती है कि गैस का पार्शियल प्रेशर कितना है, ये उसने भी बताया। लेकिन उसने क्या किया उस टाइम पे, उसने प्रेशर की जो टर्म थी वो तो यूज़ की थी, लेकिन उसने ये बोला कि जो मास मतलब गैस का मास कितना सोल्यूबल होगा कितना सोल्यूबल नहीं होगा, यहाँ पे इससे अच्छा तो कोई कॉन्सेंट्रेशन टर्म यूज़ कर लेते हैं, उसने ये बोला। ठीक है, मतलब क्या है, जो भी आप लोगों के पास कॉन्सेंट्रेशन टर्म है उसको हम एज ए रेफरेंस लेके चल सकते हैं कि भाई इस इतने मोल्स जो हैं या फिर इतने मोल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग इतने प्रेशर पे सोल्यूबल हो जाएगी गैस। ठीक है, तो उसने क्या बताया, उसने फिर अब कौन सी कॉन्सेंट्रेशन टर्म यूज़ की, उसने कॉन्सेंट्रेशन टर्म यूज़ की मोल फ्रैक्शन हमारी। ठीक है, अब मोल फ्रैक्शन ही क्योंकि बहुत सारी टर्म्स होती है, मोलैरिटी होती है, मोलैलिटी होती है, मोल फ्रैक्शन होती है, तो उसने मोल फ्रैक्शन इसलिए चूज़ की क्योंकि सबसे पहली बात तो ये क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। ठीक है, सेकंड क्या है, हमने देखा इसकी कैलकुलेशन कितनी इजी होती है कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स लो और उसके ऊपर लिखो जो भी सोल्यूट का लेना है या फिर सोलवेंट का लेना, आपकी मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट हो जाएगी। और हमें पता है सोल्यूट प्लस सोलवेंट इज इक्वल टू 1 होता है उसकी मोल फ्रैक्शन, तो कैलकुलेशन भी ईजी थी और ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट भी थी, तो हमने यहाँ पे उसने जो डोल्टन था उसने मोल फ्रैक्शन को यहाँ पे यूज़ कर लिया। ठीक है, फिर यहाँ पे डोल्टन ने क्या बोला, यहाँ पे डोल्टन ने बोला कि जो मोल फ्रैक्शन होता है किसी भी गैस का सॉल्यूशन के अंदर वो प्रोपोर्शनल रहेगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा कि गैस का कितना पार्शियल प्रेशर है सॉल्यूशन के ऊपर। ठीक है, उसने क्या बोला था यहाँ से कि जो x है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर, दैट मीन्स द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का कॉन्स्टेंट भी हटाना था, तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट जो था वो यहाँ पे k डैश यूज़ कर लिया गया। अब k डैश p हो गया। ठीक है, अब उसने क्या किया, यहाँ पे इस टर्म को वो इस साइड ले गया, तो ये क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय k डैश हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, पार्शियल प्रेशर हो गया। अब देखो अगर मैं 1 बाई k डैश को अलग कर दूँ यहाँ से, p इज इक्वल टू हो जाएगा, अगर मैं इसको इस साइड लिखूँ तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई k डैश इंटू में x। ठीक है, तो ये जो 1 डिवाइडेड बाई k डैश है ना उसको उसने लिखा KHX। ठीक है, आपकी जो NCERT बुक है उसके अंदर डायरेक्ट यही रिलेशन दिया गया है, तो ये आपकी मर्ज़ी है कि आप लोग इसको करना चाहते हो या नहीं, लेकिन आपको ये तो लर्न करना ही करना है। तो ये फाइनल रिलेशन आपको ये लर्न करना है। यहाँ पे जो ये KH है ना, दिस इज़ हेनरीज लॉ कांस्टेंट, हेनरीज लॉ कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हेनरीज लॉ कांस्टेंट हमने देखा कि जो KH आया है वो किसकी जगह लिखा हमने, 1 बाई k डैश की जगह लिखा है ना। ठीक है, तो ये चीज़ भी हमें पता होनी चाहिए। अब क्या है, हाँ, हेनरी लॉ को उसने डिफ़ाइन कैसे किया था, हेनरी लॉ के लिए अब उसने एक मॉडिफाइड स्टेटमेंट बन गई थी हेनरी लॉ, जो कि ये है।
तो इसके लिए हम एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन द वेपर फेज is directly proportional to the mole fraction of the gas in the solution। तो ये है उसकी मॉडिफाइड स्टेटमेंट हेनरी लॉ की। अब सिंपल सा इसका मतलब क्या है, इसका सिंपल सा मतलब ये है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि गैस कितना प्रेशर अप्लाई कर रही है वो डिपेंड करेगा कि एक्चुअल में गैस के कितने मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट है लिक्विड सॉल्यूशन में। ठीक है, अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ कि इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि गैस कितना प्रेशर अप्लाई कर रही है वो डिपेंड करेगा कि एक्चुअल में गैस के कितने मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट हैं लिक्विड सॉल्यूशन में। ठीक है, तो ऐसे करके ये जो स्टेटमेंट है ये आपको लर्न करनी है। हेनरी लॉ की अगर स्टेटमेंट आ जाती है डायरेक्ट यही स्टेटमेंट अच्छी रहती है लिखने के लिए। ठीक है, अब इसके हमें कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी पढ़ने हैं। तो यहाँ से अब हमें 2-3 चीज़ें पढ़नी है। हमने पढ़ा यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर है वो क्या है, हेनरी कांस्टेंट इनटू में मोल फ्रैक्शन। ठीक है, यही हमने पढ़ा हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग। तो अभी यहाँ से देखो, अगर मैं प्रेशर को कर दूँ कांस्टेंट, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन है हमने प्रेशर को कर दिया है यहाँ से कांस्टेंट। ठीक है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा ना, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा सोल्यूबिलिटी जो है हमारी डिक्रीज़ करेगी। ठीक है, अब हम ये चीज़ समझेंगे कि हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं सोल्यूबिलिटी क्यों डिक्रीज़ होती है, उसकी बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन हमें यहाँ से हेनरी लॉ से मिलती है। अब हमें पता है, देखो यहाँ पे मैंने प्रेशर क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो KH है ना उसको यहाँ पे लेके चली जाती हूँ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/KH इज इक्वल टू हो जाएगा x। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या देखती हूँ कि ये दोनों क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब क्या है, जो x है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है हेनरी कांस्टेंट के। ठीक है, तो जैसे जैसे यहाँ से जैसे जैसे हमारा जो हेनरी कांस्टेंट है अगर इसकी वैल्यू बढ़ती है तो हमारी जो सोल्यूबिलिटी है वो क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। सोल्यूबिलिटी डिक्रीज़ क्यों होगी, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन के। सोल्यूबिलिटी डिपेंड कर रही है डायरेक्टली मोल फ्रैक्शन के ऊपर, है ना। हमने सोल्यूबिलिटी की जगह ही तो मोल फ्रैक्शन लिखा था। तो यहाँ पे सोल्यूबिलिटी जितना इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी उतनी इसकी मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कम होगी, मतलब सोल्यूबिलिटी की वैल्यू होगी कम। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, जो टेम्परेचर है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हेनरी कांस्टेंट के। ठीक है, सिंपल से वर्ड में जो रिलेशन आया वो क्या आया है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा हेनरी कांस्टेंट क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, सोल्यूबिलिटी क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी। ठीक है, यहाँ पे हेनरी कांस्टेंट और सोल्यूबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, सोल्यूबिलिटी क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आपको याद रखना है। ठीक है, अब आप लोगों को क्या करना है, इसके बाद आप अपनी NCERT बुक उठाइए या फिर आपके पास जो भी बुक है वो आप उठाइए, और एक बहुत अच्छी सी टेबल दी गई है आपकी बुक के अंदर। ठीक है, तो वो टेबल हम स्टडी करेंगे साथ साथ। तो एक्चुअली उस टेबल के अंदर कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी एक ग्राफ आप लोगों को यहाँ पे दे रखा है। उस ग्राफ को देखने से पहले हमारी जो इक्वेशन थी वो क्या बनी थी, P इज़ इक्वल टू क्या था, यहाँ से KH x था। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं 0 लगा दूँ तो कोई प्रॉब्लम है, बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y इज़ इक्वल टू mx प्लस में c। ठीक है, तो ये बिल्कुल उस जैसा हो गया। अगर मैं y एक्सिस पे P लिखूँ, ठीक है, पार्शियल प्रेशर लिखूँ, तो मैंने यहाँ पे P लिख दिया। ठीक है, एक्सिस पे मेरे को क्या लिखने, मोल फ्रैक्शन लिखने, तो मैंने यहाँ पे मोल फ्रैक्शन लिख दी। ठीक है, तो मुझे ये देखना है कि जो यहाँ पे ये m क्या होता है, यहाँ से ये जो m होता है ये होता है स्लोप। स्लोप का मतलब होता है ढलान। ठीक है, y वाले बच्चों को दिक्कत आती है, लेकिन एक बार ये चीज़ आप समझ गए कि ये सब क्या होते हैं। y का मतलब है जो y एक्सिस पे टर्म लिखी जाएगी, x का मतलब है x एक्सिस पे कौन सी टर्म लिखी जाएगी, m मतलब क्या है, स्लोप, मतलब ढलान कितनी है, और जो c होता है ना, सी का मतलब है कहाँ से शुरू हो रही है। अब देखो यहाँ पे सी जो क्या है 0 है, तो हमारी जो लाइन होगी वो
यहाँ पे ओरिजिन से शुरू होगी, यहाँ पे 0 से शुरू होगी, ठीक है। और यहाँ पे जो ढलान आई है, हमारा जो स्लोप आया है वो क्या आया है, हेनरी कांस्टेंट आया है, ठीक है। तो अभी इतनी सी चीज़ों के लिए कि कैसा भी आपको एग्जाम्पल दिया आ जाए, ठीक है, एग्ज़ाम के अंदर आपको ये वाला जो बेसिक है ये आपको माइंड के अंदर रखना है, ठीक है। तो अभी हम एग्जाम्पल देखते हैं जो हमारी एनसीईआरटी के अंदर दिया गया है। तो आपने एनसीईआरटी आप लोग अपनी बुक खोलिए, तो उसके अंदर क्या दिया गया है, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, मोल फ्रैक्शन लिया है। अगर मैं क्या करूँ, एक एग्जाम्पल के थ्रू लिखूँ, आपके एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल दिया गया है वो है प्लॉट ऑफ सोल्युबिलिटी ऑफ HCl गैस इन साइक्लोहेक्सेन एट 293 केल्विन, ठीक है। शॉर्ट टर्म में इसको लिख सकते हो, एक्सपेरिमेंट्स करके ये ग्राफ डिफाइन किया गया है यहाँ पे, मतलब डिज़ाइन किया गया है। प्लॉट ऑफ सोल्युबिलिटी ऑफ HCl गैस इन साइक्लोहेक्सेन एट 293 केल्विन। इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर लिया है 293 केल्विन और यहाँ पे सोल्युबिलिटी देखी गई है HCl गैस की साइक्लोहेक्सेन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है ना, यहाँ पे क्या ले रखा है, यहाँ पे ले रखा है मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl गैस इन इट्स सॉल्यूशन, ठीक है। और सॉल्यूशन किसका है, हमारा साइक्लोहेक्सेन का सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे ये मोल फ्रैक्शन किसके लिए गए हैं, HCl गैस के लिए गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रेशर है वो क्या है, पार्शियल प्रेशर है HCl गैस का टोर के अंदर। तो यहाँ पे ये जो ग्राफ दिया गया है ना, ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है और एक्सपेरिमेंट से ये जो ग्राफ आया बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आया है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये ग्राफ कैसे आया है और किस चीज़ को हम कहाँ लिखते हैं। तो अब यहाँ से बात कर लेते हैं हम, यूनिट्स क्या रहेंगी हेनरी कांस्टेंट की, KH की। तो ये रहेगी एटमॉस्फेयर या फिर बार रहेगी, ठीक है। तो अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं कि हमने किसके बीच में, एक तो पार्शियल प्रेशर किसी गैस का और उसी गैस के मोल फ्रैक्शन, ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर कितने हैं किसी गिवन टेम्परेचर के ऊपर, तो हमें स्ट्रेट लाइन मिलती है जो कि ओरिजिन में से यहाँ से पास हुई है, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट होता है और हमें स्ट्रेट लाइन मिल जाती है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, ये हमारे जो हेनरी लॉ है उसकी वैलिडिटी को शो करता है। जो स्लोप है लाइन का वो हेनरी लॉ कांस्टेंट है, यहाँ पे ये देखो ये क्या है, KH है। अलग अलग जो गैसेस होती है ना उनके लिए KH की वैल्यू अलग अलग होती है सेम टेम्परेचर के ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो KH है ना, हेनरी कांस्टेंट है, ये एक फंक्शन है नेचर ऑफ द गैस। मतलब क्या है, ये डिपेंड करता है कि गैस का नेचर कैसा है, ओके। तो अब एनसीईआरटी बुक के अंदर आपके बहुत अच्छी टेबल दे रखी है जिसमें आपको सबसे पहले तो यहाँ पे गैस दे रखी है, फिर आपको टेम्परेचर दे रखा है, ठीक है, फिर यहाँ पे आपको हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है। तो अब उस टेबल में से आपको स्टडी क्या करना है, देख के आपको ये स्टडी करना है कि टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज़ होता है ना, हम क्या देखते हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है ना वैसे वैसे जो KH है ना उसकी वैल्यू भी यहाँ पे क्या हो रही है, उसकी वैल्यू भी यहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है, ओके। फॉर एग्जांपल अगर मैं N2 की ही बात कर लेती हूँ, ओके, तो N2, एक तो N2 की बात कर लेती हूँ, अब वही 293 केल्विन टेम्परेचर पे और वही N2 303 केल्विन टेम्परेचर पे। तो उसमें यहाँ पे KH की वैल्यू जो थी वो यहाँ पे दे रखी है 76.48 और यहाँ पे दे रखी है 88.84। आपको ये वैल्यूज़ बिल्कुल भी लर्न नहीं करनी है, लेकिन आपको ये समझना है, देखो यहाँ पे जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है KH की वैल्यू भी यहाँ पे इंक्रीज़ हो गई है, जो कि मैंने आपको ये रिलेशन बताया था, ठीक है। तो ये ऑब्वियस है कि जितनी हाई वैल्यू होगी KH की, ठीक है, जितनी हाई वैल्यू होगी KH की उतनी ही सोल्युबिलिटी लो रहेगी। यहाँ पे इस रिलेशन से मैंने बताया है ना आपको, तो ये रिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी हाई वैल्यू KH की हेनरी कांस्टेंट की उतनी ही कम सोल्युबिलिटी रहेगी, ठीक है। तो अब यही रीज़न है कि जो एक्वेटिक स्पीशीज़ होती है, एक्वेटिक स्पीशीज़ का मतलब जो पानी में स्पीशीज़ रहती हैं वो कोल्ड वाटर में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होती हैं एज़ कम्पेयर टू वार्म वाटर, मतलब गर्म पानी के अंदर वो इतना कंफर्टेबल नहीं होती हैं। अब हमने ये सब चीज़ें पढ़ ली, अभी हमें लिमिटेशंस पढ़नी है हेनरीज लॉ की। तो फर्स्ट लिमिटेशन है कि जो हेनरी लॉ है, हेनरी लॉ इज़ वैलिड ओनली
सिर्फ और सिर्फ तभी वैलिड है जब प्रेशर क्या हो, सबसे पहली कंडीशन जब प्रेशर लो हो, ठीक है। अगर प्रेशर हाई हो जाता है तो ये लो लेस एक्यूरेट हो जाता है, मतलब इतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं रहता, ठीक है। और जो इसका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है उसमें भी डेविएशन आ जाती है। तो मतलब क्या है, लो प्रेशर के ऊपर ये काम करेगा, हाई प्रेशर जो, ठीक है, मतलब क्या है यहाँ पे लो प्रेशर के ऊपर ये काम करेगा और हाई प्रेशर के ऊपर ये काम इतनी अच्छे से नहीं करता है। सेकंड क्या है, टेम्परेचर इतना भी लो नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये कब काम करेगा, जब टेम्परेचर इज़ नॉट टू लो, ठीक है, इतना भी कम नहीं है। थर्ड, ये कब काम करेगा, जब जो गैस है वो इतनी ज़्यादा हाईली सोल्यूबल है नहीं है, ठीक है। व्हेन द गैस इज़ नॉट हाईली सोल्यूबल, जब गैस हाईली सोल्यूबल नहीं है तब ये काम करेगा, ठीक है। और फोर्थ सबसे इम्पोर्टेंट जो आ जाता है कि इस गैस को केमिकली रिएक्ट नहीं करना है सॉल्वेंट के साथ, ठीक है। जो गैस है ना, जो सोल्यूबल हो रही है उसको सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट नहीं करना है केमिकली, ना तो उसे डिसोसिएट होना है ना उसको एसोसिएट होना है सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है। तो गैस नीदर रिएक्ट्स केमिकली with the solvent nor dissociates or associates in this solvent, ठीक है। तो अब क्या है, अब हमें पता है जैसे टेम्परेचर हमने इंक्रीज़ करते हैं सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। तो जो डिज़ोल्व्ड गैस है ना उसको हम रिमूव कर सकते हैं लिक्विड से हीट करके। मतलब क्या है, किसी लिक्विड के अंदर कोई गैस डिज़ोल्व है तो जैसे ही हम उसको हीट करेंगे ना तो उसमें से वो डिज़ोल्व गैस रिमूव हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ये हमेशा ही ये केस नहीं होता, कुछ गैसेस ऐसी भी होती है जो कि हाई टेम्परेचर पे ज़्यादा सोल्यूबल होती हैं एज़ कम्पेयर टू लो टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। और उन गैसेस को हम जल्दी से रिमूव नहीं कर सकते हीटिंग के थ्रू, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए चीज़। अभी है एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस पे से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, ठीक है। एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ, सबसे पहले जो इसकी एप्लीकेशन है ना, इस सबसे पहले तो ये बात है किसी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस होती हैं और बहुत सारे बायोलॉजिकल फिनोमेना, मतलब बायोलॉजी से रिलेटेड, ह्यूमन से रिलेटेड, ह्यूमन की बायोलॉजी से रिलेटेड, तो उनसे रिलेटेड हमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं इस लॉ के अकॉर्डिंग हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले है इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बीवरेजेस। बीवरेजेस क्या होते हैं, मतलब जो भी हम चीज़ें पीते हैं ना, सॉफ्ट ड्रिंक, हार्ड ड्रिंक वगैरह वगैरह, ठीक है। जैसे कि आपने कभी भी कोक पी हो, कोका कोला, ठीक है। कोका कोला के अंदर क्या होता है, गैस मिक्स होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है। सोडा के अंदर भी होती है, बियर के अंदर भी होती है, शैम्पेन के अंदर भी होती है। तो सबसे पहले क्या है, ये जो बोटल्स हैं ना इनको बहुत हाई प्रेशर के ऊपर सील किया जाता है। जब इस बोतल को ओपन किया जाता है नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के ऊपर, मतलब जब आप इसको ओपन करते हो तो एटमॉस्फेयर कंडीशंस नॉर्मल हो जाती हैं उसके ऊपर, ठीक है। मतलब प्रेशर जो है बोतल के अंदर वो मतलब कम हो जाता है, एटमॉस्फेयर प्रेशर के इक्वल हो जाता है, जिससे कि जो ज़्यादा अमाउंट में जो CO2 थी, कार्बन डाइऑक्साइड जो सॉल्यूशन के अंदर डिज़ोल्व थी ना, वो बबल्स की फॉर्म में सॉल्यूशन से बाहर आ जाती है, जो हमें बुलबुले दिखाई देते हैं, ठीक है। तो यही है, इसी के अकॉर्डिंग, हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग हम इस फिनोमेना को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड है, जब आप स्कूबा डाइविंग कर रहे होते हैं, स्कूबा डाइविंग क्या होती है, मतलब क्या है, जब भी आप कोई समुद्र वगैरह के अंदर मतलब तैर रहे होते हैं, तैराकी वगैरह कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जो डीप सी डाइवर्स होते हैं, मतलब जो समुद्र में गहरे समुद्र में जाने वाले जो लोग होते हैं, वो कंप्रेस्ड एयर के ऊपर डिपेंड करते हैं ब्रीदिंग के लिए। कंप्रेस्ड एयर मतलब अपने साथ सिलेंडर जो वगैरह आप भर के लेके जाते हैं ना, उसमें बहुत सारी एयर होती है, जो गैसेस हमें रिक्वायर्ड होती हैं वो गैसेस होती हैं, और उनको हम हाई प्रेशर के अंदर क्या कर लेते हैं, कंप्रेस कर लेते हैं पानी के नीचे यूज़ करने के लिए। अब ये जो कंप्रेस्ड एयर लेके जाते हैं ना, इसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन तो होती ही होती है, उसके साथ N2 भी होती है, डाई नाइट्रोजन भी होती है, ठीक है। तो ये जो डाई नाइट्रोजन है वो इतनी ज़्यादा सोल्यूबल नहीं होती ब्लड के अंदर नॉर्मल प्रेशर के ऊपर, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा गहराई के अंदर जाते हैं, जब जो किसी डाइवर को ब्रीद करना होता है, सांस लेना होता है कंप्रेस्ड एयर के अंदर, ठीक है, वो तो वो अपनी सप्लाई टैंक से, मतलब जो भी सिलेंडर वगैरह वो लेके जाता है उससे ले लेता है। तो उसके अंदर क्या होता है, जो ब्लड के अंदर
ब्लड के अंदर क्या होता है, N2 डिज़ोल्व हो जाती है उस टाइम पे, तो डिज़ोल्व हो जाती है और दूसरे फ्लूइड्स के अंदर भी डिज़ोल्व हो गई यहाँ पे नाइट्रोजन, क्योंकि प्रेशर जो गहराई के अंदर जो प्रेशर है बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो बाहर, मतलब पानी के बाहर जो प्रेशर है, ठीक है। तो अब क्या होता है, वो जैसे जैसे वो मतलब पानी के अंदर सांस लेते हैं तो N2 उस टाइम पे उसके बॉडी फ्लूइड के अंदर डिज़ोल्व हो जाएगी। जब वो तैराक जो भी मतलब तैर रहा है या फिर जो डाइवर है वो वापस सरफेस के ऊपर आता, वापस से ज़मीन के ऊपर आता है, तो ये प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है और जो नाइट्रोजन है वो बॉडी में से क्विकली बाहर आ जाती है बबल्स की फॉर्म में, ठीक है। तो ये देखो ब्लड में से एकदम क्विकली बबल्स की फॉर्म में N2 बाहर आ रही है, नाइट्रोजन गैस बाहर आ रही है। तो इन बबल्स की वजह से ब्लड का फ्लो रुक जाता है, ठीक है। और जो नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन होती है, मतलब कि जो सिग्नल पहुंचते हैं वो भी अफेक्ट होते हैं। तो ये जो बबल्स हैं वो क्या कर सकते हैं, जो कैपिलरीज मतलब जिनमें से खून बह रहा होता है, ब्लड का फ्लो हो रहा होता है, उनको या तो ब्रस्ट करके बाहर निकल सकती है ये गैस, या फिर उनको ब्लॉक करके भी, उनको ब्लॉक भी कर सकती है, ठीक है, बबल्स की वजह से। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, अब इसकी वजह से जो टिश्यूज़ हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी और इस कंडीशन को हम बोलते हैं द बेंड्स, ठीक है। तो याद रखना, इस पे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है। ये जो कंडीशन होती है बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है और लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है। तो इस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए बहुत सारे जो प्रोफेशनल डाइवर्स होते हैं ना, इन दिनों वो यूज़ करने लगे हैं कौन सी एयर, इस एयर के अंदर 11.7% तो हीलियम होती है, ठीक है, 56.2% होती है नाइट्रोजन और 32.1% होती है ऑक्सीजन, ठीक है। अब क्या है, मतलब क्या उन्होंने हीलियम को भी थोड़े अमाउंट में कुछ परसेंटेज में लेते हैं वो, ठीक है, डीप सी डाइविंग के लिए। अब ऐसा क्यों किया है इन्होंने, क्योंकि जो हीलियम है ना, हीलियम है जो, उसकी सोल्यूबिलिटी कम है ब्लड के अंदर एज़ कम्पेयर टू नाइट्रोजन, मतलब नाइट्रोजन ज़्यादा सोल्यूबल रहती है, ठीक है। और क्या है, उसके जो हीलियम एटम का जो साइज़ है बहुत ज़्यादा स्मॉल रहता है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स की तरह नहीं होता, तो वो सेल वॉल में से भी पास हो सकते हैं और उनको डैमेज नहीं करते हैं, ठीक है। ये जो ज़्यादा से ज़्यादा जो ऑक्सीजन है जो डिज़ोल्व हो जाएगी ब्लड के अंदर वो यूज़ हो जाएगी बॉडी के थ्रू, और क्या है, बेंड्स जैसी कंडीशन हमारी बॉडी के अंदर नहीं आएंगी, ठीक है। तो समझ के देखो कि थोड़ी सी एयर मतलब ये जो है कितना ज़्यादा हार्मफुल होती है डीप सी डाइवर्स के लिए, और उसके लिए सॉल्यूशन जो निकाला है वो किसके अकॉर्डिंग निकाला है, हेनरी लो के अकॉर्डिंग निकाला है। तो हो गई ना वैलिडिटी, होगी ना एप्लीकेशन इसकी रियल लाइफ के अंदर। अब थर्ड है हाई एल्टीट्यूड। हाई एल्टीट्यूड मतलब बहुत ज़्यादा ऊंचाई के ऊपर क्या होता है, जो पार्शियल प्रेशर होता है ना ऑक्सीजन का वो लेस होता है एज़ कम्पेयर टू ग्राउंड लेवल। मतलब क्या है, ऑक्सीजन का प्रेशर बहुत कम होता है ऊंचाई के ऊपर, ठीक है, पहाड़ियों वगैरह के ऊपर, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है, मतलब कमी आ जाती है ऑक्सीजन के अंदर ब्लड की, और ब्लड के अंदर कमी आ गई तो टिश्यू वगैरह के अंदर भी कमी आ जाती है, ठीक है। तो ये ये कब होता है, जो चढ़ाई करने वाले होते हैं हाई एल्टीट्यूड्स पे, ठीक है, क्लाइंबर्स वगैरह, तो उनके लिए होता है ये। अब क्या हुआ है, ब्लड में ऑक्सीजन की हो गई है कमी, तो वो थोड़ा सा वीक फील करने लग जाएंगे और वो अच्छे से मतलब सोच नहीं पाएंगे कि मतलब क्या करना है क्या नहीं करना है, डिसीजन मेकिंग पावर उनकी ब्लर हो जाती है, और इस प्रॉब्लम को बोलते हैं एनोक्सिया, ठीक है। तो ये सब भी हो जाता है और ये हम एक्सप्लेन करते हैं हेनरी कांस्टेंट के ऊपर, ठीक है। तो ये सब जो चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई है, हेनरी लॉ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस जो हैं एनसीईआरटी वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन आपको इतना ज़्यादा डिटेल में इसको करने की ज़रूरत नहीं है। आप नोट्स बनाइए अच्छे से और आपके एनसीईआरटी बुक में से पढ़िए इस चैप्टर को, ये चीज़ बेस्ट रहेगी क्योंकि उससे बाहर कुछ नहीं आता होता है। थैंक यू।